Let's start now. नमस्कार टू ऑल। आज के 3 इम्पोर्टेंट जजमेंट है, उसमें से पहला हम नोवार्टिस को डिस्कस करेंगे। नोवार्टिस ये कैंसर की दवाई पर एक ग्लिवेक नाम की एक दवाई है जो मार्केट में लाना चाहते थे, और ये लड़ाई बहुत साल चली। मतलब पेटेंट डिपार्टमेंट में भी, भारत का पेटेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहां पर अर्जी की थी कि उनको पेटेंट मिले उनकी दवाई का, कि वो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग करना चाहते थे हमारे देश में। तो कई साल तो मतलब वो पेटेंट डिपार्टमेंट में उनकी लड़ाई चली, और इस दवाई का नाम था ग्लिवेक। इट इज मेनली यूज फॉर कैंसर। तो कैंसर की ये दवाई बहुत ही महंगी होती थी, और नोवार्टिस चाहती थी कि उसको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिले हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, जेनेरिक जो दवाई थे, अदर मैन्युफैक्चरर्स थे, दे वर आल्सो अफेक्टेड। एंड सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो कैंसर की दवाई है वो ऐसे नहीं कहूँगी इसेंशियल दवाई है, जीवनावश्यक युग में आई, लेकिन मेडिसिन थी तो ऑफकोर्स इसेंशियल एक कॉमोडिटी में आती है। तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं पेटेंट डिपार्टमेंट ने भी कोशिश की और जो जेनरिक दवाई जो प्रोडक्शन करते थे उनके लिए ये था कि अगर इनको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा तो जेनरिक दवाई हमारी चलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं ये पब्लिक गुड के लिए भी बहुत जरूरी था कि जो ग्लिवेक दवाई है वो सबके पहुंच के अंदर हो। लेकिन ये मामला बहुत साल चलता रहा, एंड नोवार्टिस ने बहुत ट्राई किया कि इसका पेटेंट ले ले, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड दी पब्लिक गुड, उसको मोनोटो मतलब एक बोलते ना, पूरा ऐसे राइट नहीं दिया गया, पब्लिक गुड मोनोपोलिस्टिक राइट नहीं दिया गया उसको, नोवार्टिस को। तो इट वाज इंटरनेशनली बहुत पब्लिश किया गया। तो जो रेशियो इसमें लेट डाउन किया गया पेटेंट के हिसाब से, सी कोर्ट ऑलवेज वर्क्स थ्रू दी जो लॉ लेट डाउन किया है। तो उस समय पेटेंट लॉज में इंडिया में चेंजेस हुए थे। वो चेंजेस ये हुए थे कि अगर कोई दवाई जो उसका एफिकेसी है, उसका जो प्रोडक्शन का जो प्रभाव है, जो इम्प्रेशन पड़ेगा, वो ये होना चाहिए उसमें देयर शुड बी प्रॉपर्टीज में चेंज होना चाहिए। इफ इट इज अ केमिकल देयर इज अ प्रॉपर्टी, उसका भौतिक चेंजेस होना चाहिए, प्रॉपर्टी चेंजेस होना चाहिए। तो नोवार्टिस ने लिटिल बिट चेंजेस दे हैव मेड एंड दे वांटेड टू टेक अ पेटेंट। तो पेटेंट डिपार्टमेंट ऑफकोर्स इसे रिजेक्ट कर दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पेटेंट का जो सेक्शन 3 है, उसका सबसेक्शन डी है, उन्होंने वो उसको ध्यान में लेके कहा कि इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुई है ग्लिवेक अपने नाम बदल लेने से। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज है, देयर इज लिटिल मॉडिफिकेशन। तो दे वर नॉट अवॉर्डेड द पेटेंट। उनको पेटेंट मतलब कोर्ट से भी नहीं मिला, और पहले उन्होंने डिपार्टमेंट में किया था। तो इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। लेकिन जब ये मैटर पब्लिश हुआ, जब कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस समय पूरे मतलब इंटरनेशनली इसको काफी पब्लिश हुआ, और बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक गुड को बहुत अच्छा अपहोल्ड किया। एंड कैंसर की दवाई जो इसमें जेनरिक दवाई है उनको भी पहले नहीं, तो अगर नोवार्टिस को अगर ये मिल जाए, अंडरस्टैंड रेशियो इन लेट डाउन दिस मैटर, अगर नोवार्टिस को एक्सक्लूसिव राइट पेटेंट्स मिल जाते तो जो जेनरिक दवाई है हमारे देश में है वो कैंसर पेशेंट्स को नहीं मिल पाती, और सिर्फ यही दवाई चलती। तो इस ये दिस मतलब ये मामले ने पूरा उलट पुलट कर दिया। यानी कैंसर के लिए जो दवाई थी वो अभी कॉमन पीपल के हाथ में भी आ सकती थी। नहीं तो सिर्फ ये होता कि नोवार्टिस दवाई बेचती रहती और हम लोग महंगी दवाई ले लेते, और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको कैंसर की दवाई नहीं मिलती। तो नोवार्टिस का डिसीजन इसलिए उसको लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी डिसीजन दिया, और इस डिसीजन को मतलब इट वाज बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। उस समय के न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आप देखेंगे तो नोवार्टिस का फर्स्ट पेज पर सब जगह मतलब उसकी बोलते ना एडिटर से लेके या कोई भी एडिटिंग पेज से लेके हर पेज पे उनको पब्लिकेशन अच्छा मिला था, तो उसको काफी पब्लिसिटी मिली। तो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी तो मैं इतना ही कहूंगी कि जैसा भी कोरोना वायरस है तो इसमें भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बात आएगी। तो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज हु आर अपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो नोवार्टिस को हमेशा पेटेंट के लिए याद किया जाएगा, लेकिन पेटेंट से ज्यादा मोर ग्लिवेक करके जो दवाई थी कैंसर की, उसके लिए इसको हमेशा याद किया जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस जजमेंट दो whenever you are writing any judgment for patent, तो दिस जजमेंट हैज टू बी मेंशन। तो पेटेंट का कोई भी जजमेंट
या कोई भी आंसर इन योर एग्जामिनेशन, आप नोवार्टिस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो नोवार्टिस इन वन जजमेंट वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ एज एन इंडियंस, क्योंकि ये इंडियन कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट था जिसने पूरा रिवोल्यूशनर लाया और एक कैंसर की दवाई और जेनरिक दवाइयाँ जो थी वो लोगों के, कॉमन लोग के पहुंच में ला दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल। नाउ नेक्स्ट वी गो टू इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई। ये जजमेंट जैसे दिख रहा है वैसे ही आरबीआई मतलब फाइनेंस के बारे में है। बिफोर वी गो टू दिस जजमेंट, मैं जो हमारी देश की इकोनॉमी है उसको जो पूरा रूल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये सेंट्रल पिवोटल मतलब अथॉरिटी है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो भी लीगल टेंडर आएगा, कुछ भी पैसे आएंगे तो मतलब जो भी डिसीजंस लेगा तो वो पूरा यही लेगा। लेकिन एक खामी है आरबीआई एक्ट में, वो कि उनको पॉलिसी डिसीजन की परमिशन नहीं है। तो जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं इट इज ऑलवेज बाय लेजिस्लेचर, ऑलवेज रिमेंबर जो पॉलिसी डिसीजंस इज ऑलवेज बाय लेजिस्लेचर। तो ये एक जजमेंट ऐसा है कि जहाँ पर क्रिप्टो वैकेंसीज की बात हुई, क्रिप्टो जो ये होती है या बिटकॉइन जो होते हैं उसके बारे में बात हुई थी, करेंसीज की, और इसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ। ये जजमेंट में कहीं ना कहीं आरबीआई की हार हो गई है। और वो हार क्यों हुई, आई विल रीड आउट अ जजमेंट फ्रॉम दी एक पैरा फ्रॉम द जजमेंट। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस, इफ वी कैन गो थ्रू para 6.170. I'm reading for all of you. It is no doubt true that RBI has a very wide powers, not only in view of the statutory scheme of the three enactments indicated earlier, but also in view of a special place and role that it has in the economy of the country. These powers can be exercised both in the form of preventive as well as curative measures, but the availability of power is different from the manner and extent to which it can be exercised. While we have recognized elsewhere in this order the power of RBI to take a preemptive action, we are testing in this part of the order the proportionality of such measure, for the determination of which RBI needs to show at least some semblance of any damage suffered by its regulated entities, but there is none. When the consistent stand of RBI is that they have not banned VCs and जो वर्चुअल करेंसी के बारे में कहा जाता है, and when the government of India is unable to take a call despite several, this is very important, last three lines, several committee coming up with several proposals including 2 draft bills, both of which advocated exactly opposite position. It is 2013 आगे का judgment not possible for us to hold that impediment measure is proportionate. अब इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी कि पूरा जो इकोनॉमी है वो आरबीआई देखता है, इस जजमेंट से भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन उसको वो पावर्स नहीं है। तो लेजिस्लेचर में ऐसे बिल अभी भी पेंडिंग है कि वर्चुअल करेंसी का पोजीशन क्या होगा इंडिया में। तो वर्चुअल करेंसी के बारे में बिफोर वी गो टू डीप इनटू दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन करेंसीज के बारे में आपने सुना होगा, एंड दोज हु आर इनटू क्रिमिनल प्रैक्टिस दे ऑल नो कि इस बारे में कभी कभी पुलिस का केस भी होता है और बहुत सारा बोलते हैं स्कैम्स भी हो जाते हैं। आई हैड अ केस फ्रॉम द यहाँ पर पनवेल में केस हुआ था और कम से कम वो 100 करोड़ का मतलब वो घोटाला बता रहे थे। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो जब आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला जिसके द्वारा थ्रू दैट सर्कुलर उन्होंने पूरा वर्चुअल करेंसी का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया कि ठीक नहीं है। अब ये सर्कुलर को ये जो पूरा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इन्होंने चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट में। जब ये चैलेंज हुआ तो इस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन किया गया, लेकिन जब सर्कुलर को स्ट्रक डाउन किया तो ऑलवेज रिमेंबर ऐसे ही नहीं स्ट्रक डाउन कर दिया गया। उसमें रीजंस है विच आई रेड फ्रॉम फ्यू दिस वन पैरा। उसमें कहता है कि आरबीआई अग्रीड कि अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो वर्चुअल करेंसी के बारे में बताती है। तो आरबीआई का जिसमें कहना था कि ये जो वर्चुअल करेंसी है वो दिखती नहीं है, देयर आर नो एसेट्स प्रोटेक्टेड। सपोज दिस इज अ फ्लैट, अगर मैं बैंक से लोन भी लेती हूँ तो वहां पर एक प्रॉपर्टी एक एसेट सामने होता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी का ऐसा कोई एसेट नहीं, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड। तो आरबीआई अपनी जगह बहुत ही सही थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो कहता है कि आरबीआई को पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस नहीं है, वो फिजिकल या फाइनेंस का कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते, वो लेजिस्लेचर का जॉब है। इट कैन नॉट बी डन बाय दी आरबीआई। दूसरा आरबीआई का ऐसा कुछ भी कि वर्चुअल करेंसी की वजह से नुकसान हुआ, जो मैटर सामने उन्होंने कुछ अकाउंट फ्रीज कर रखे थे और वो डिफ्रीज नहीं कर रही थी, सेंट्रल बैंक का कुछ मैटर था,
तो वो पूछना चाहते सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी तरफ से पहल की थी कि क्या बात है, किस व्हाई दिस वर्चुअल करेंसी का मतलब आपने स्टॉप कर रखा है ट्रांजैक्शंस। तो देयर वाज नो मतलब कोई सूटेबल आंसर नहीं दिया गया था। जब सूटेबल आंसर आप नहीं देते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में आपका केस स्टैंड नहीं होता है। तो दिस सेम हैपन कि आरबीआई को वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, आरबीआई एक्ट में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आपको अगर ध्यान होगा जो नॉन मोनेटाइजेशन हुआ था देश में, उस समय भी आरबीआई के एक्ट में कुछ ये थे, लेकिन पार्लियामेंट ओवर रूल करेगी हमेशा। पार्लियामेंट उसको मतलब ऊपर, पार्लियामेंट हमेशा सोवरिन रहेगी, वो ही बताएगी कि आगे क्या होगा। तो आरबीआई का एक्ट उसमें उस समय भी इतना नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ समय उस समय आरबीआई का एक्ट भी चैलेंज किया था कि डिमोनेटाइजेशन ऐसे कैसे कर सकते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर इज सम सेक्शन 32 34 के बाद में कुछ सेक्शन है जो बताता है कि ऐसे आप डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन नहीं ले सकते। बट दिस डज नॉट स्टोर द वाटर, और वो कंटिन्यू डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन। तो पार्लियामेंट एक सॉवरेन अथॉरिटी है देश में हमारे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डिसीजन है वो बताता है कि इवन दो एक अच्छा केस, मतलब कोर्ट भी कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी लगता है कि, लेकिन आरबीआई ऐसा कोई पॉइंट नहीं ला पाई, और लेजिस्लेचर में कमिटीज अपॉइंट की है, जिसमें इस जजमेंट में कहा है कि 2 कमिटीज अपॉइंट की है, और दोनों कमिटी में से मतलब ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ कि आगे पार्लियामेंट ने इस पे लॉ बनाया। तो क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज, बिटकॉइंस, ये क्रिप्टो करेंसीज, ये सब बातें मतलब हवा में होती है, और वर्चुअल करेंसी को धीरे धीरे मान्यता देनी चाहिए। और मॉडर्न इकोनॉमी जैसे हम मॉडर्न मतलब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इंटरनेशनली बहुत सारा व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो इट विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो वर्चुअल करेंसी को मान्यता देनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये जजमेंट ये कहता है। लेकिन उस समय आरबीआई ये भी कहना चाह रही थी कि ये मनी हो सकता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, और ये ट्रांजेक्शन को ध्यान नहीं दे सकते, मतलब इट कैन नॉट बी कंट्रोल। फ्रॉम दैट एंगल आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था, लेकिन ये सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं हुआ, बिकॉज आरबीआई को ऐसा कोई सर्कुलर निकालने का पावर नहीं है जहां पर वो पॉलिसी डिसीजन लेती हो। तो समवेयर दिस डिसीजन, if you say personally I do not agree with this decision, because मैंने केसेस देखे हैं, ऐसा कुछ बहुत बार होता है, और वर्चुअल करेंसी के बारे में हम कुछ भी रीजंस नहीं दे सकते। और ये जजमेंट ये कहता है एट द एंड ऑफ द कि कहीं ना कहीं इंडियन लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को कानून लाना ही पड़ेगा इस बारे में, वर्चुअल करेंसी के बारे में, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो समवेयर यू हैव टू मेंशन व्हेनेवर यू राइट अबाउट दिस जजमेंट कि वर्चुअल करेंसी के बारे में इंडिया में अभी भी लॉ नहीं आया है, और वो लॉ मतलब इट्स द नीड ऑफ एन आवर दैट वी शुड रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द आंसर फॉर दिस जजमेंट। नाउ वन मोर जजमेंट, धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। मैंने चैट में एक लाइन लिखी है, आई वुड लाइक टू रीड ऑल ऑफ यू। The recruitment from the bar also has a purpose behind it. The practicing advocates are recruited not only in the higher judiciary but in the High Court and Supreme Court as well. There is a stream of appointment for in service candidates of higher judiciary in the High Court, and another stream clearly earmarked by the bar. The members of the bar, just a minute. The members of the bar also become experts in their field and gain expertise and have the experience of appearing in various courts. ये लाइन आपको ये कहती है कि जो बार से जो लॉयर्स होते हैं, वो जजेस बनते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि वो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे कोर्ट्स में अपियर होने की। जो जज होता है वो 3 years 2 years or for some years is particular in that court, and he has an option to only decide those matters which comes before it, जिस कोर्ट के सामने जो मैटर्स आएंगे। तो एक मतलब कॉम्पिटेंट जुडिशरी बननी चाहिए। इसके वजह से हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स भी होती है जो जजेस की होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जजेस अपॉइंटमेंट होते हैं। लेकिन इसके बारे में एक जजमेंट है, धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। अब ये जजमेंट आर्टिकल 233 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर है। आर्टिकल 233 बोलता है एलिजिबिलिटी क्या है। तो जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को सबऑर्डिनेट जुडिशरी में अपॉइंट किया जाता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मायना होता है कि उसको 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए। अब उसमें 2-4 चीजें आ जाती है। अब 7 years का
एक प्रैक्टिस हो सकता है कि किसी लॉयर की 7 इयर्स की प्रैक्टिस है, तो ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज 7 इयर्स का प्रैक्टिस है। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई जुडिशियल सर्विस में 7 इयर्स है, तो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाते वक्त उसका प्रमोशन किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है, कुछ लॉयर्स होते हैं जिन्होंने 3 साल प्रैक्टिस किया और 4 साल जुडिशरी में थे, तो 7 इयर्स उनका भी कंप्लीट हो गया। तो दिस ऑल पीपल आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत संघर्ष हुआ और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स थे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से, मतलब अगर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र गोवा हो जाएगा, पटना है बिहार की तरफ से, तो ये सब चीजों में हर हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा जब भी वो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा। ऑफ कोर्स दिस इज इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नर, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नर जो हाईएस्ट वहाँ का सोवरेन होता है उसके हिसाब से होगा, और मतलब आपसी सहमति से होगा डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट, क्योंकि इनकी परमिशन तो ली जाती है, क्योंकि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो देखेंगे जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से होती है, वारंट पे सिग्नेचर हुई कि नहीं। तो जब यहाँ पर होता है तो गवर्नर हाई कोर्ट से, मतलब जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट जो व्यक्ति है उसको गवर्नर कहा जाता है, तो गवर्नर डिसाइड करता है, उनके सिग्नेचर से अपॉइंटमेंट्स होती है। अब जब हाई कोर्ट रूल्स बनाता है तो गवर्नर के और आपसी सहमति से बनाता है, तो ऑल दी हाई कोर्ट्स इन दी कंट्री वर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स। तो उसमें बहुत सारे जजमेंट्स, कुछ मैटर्स जब जुडिशरी में जो लोग हैं अगर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं, तो नेचुरली दे विल गो अप इन दी अपील में जाएंगे जब उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो ये सब चलता रहा, और ऐसे ही मतलब आर्टिकल 233 का एक जो सेक्शन टू पार्ट में, सब सेक्शन 1 है, वो कहता है कि गवर्नर और स्टेट आपस में डिसाइड करके अपॉइंटमेंट्स करेंगे। लेकिन जो पार्ट 2 है आर्टिकल 233 का 2 का, वो कहता है कि जो रिकमेंडेशन आएगी वो हाई कोर्ट करेगा। तो कहीं पर ऐसा भी डिस्कशन है इस जजमेंट के कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनको नेचुरली लॉ के बारे में ज्यादा पता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द फील्ड एंड दे नो होम टू अपॉइंट। तो ये जो सबसेक्शन 2 में जो पावर दी है या इंटरप्रिटेशन इसका हुआ है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर ये चलता गया कि हाई कोर्ट इज एक्सपर्ट इन नो, जो लॉयर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से जानेंगे। नेचुरली अगर मैं लीगल फील्ड से हूँ तो मैं किसी लॉयर का इंटरव्यू लूंगी या लॉयर से बात करूंगी, तो आई विल नो कि उनका डेप्थ कितना है। लेकिन ऐसा गवर्नर, उनको अगर लीगल बैकग्राउंड नहीं है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको लीगल बैकग्राउंड है, तो वो कितना जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश हो रहा था, और ये क्लैश को इस जजमेंट में एस्टैब्लिश किया गया कि इसको मतलब दूर किया गया। तो अपॉइंटमेंट कैसे हो गई। अब अपॉइंटमेंट का अगर एक और जजमेंट है मेरे ख्याल से ऑल इंडिया हाई कोर्ट जजमेंट का, उसमें 50% मेरिट और सीनियरिटी पे बोला गया है, 25% स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, 25% डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम बार। लेकिन धीरज मोर का जजमेंट में ये कहा गया है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी जुडिशरी में, सी इसमें जो क्लैश हो रहा था वो जुडिशरी में और मेंबर्स ऑफ द बार का अपॉइंटमेंट में। मेंबर्स ऑफ द बार मतलब एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी के जो कह रहे थे कि अगर उनका पार्ट, उनको प्रमोशन नहीं हुआ, तो और जो कोटा लॉयर्स को दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज करके ऐसा एन अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो जो अगर जुडिशरी में किसी का कोटा पूरा हो गया और उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो दे कैन कॉम्पीट विद दी बार के जो मेंबर्स है लॉयर के साथ। तो ऐसे समय में क्या होता है, अगर लॉयर्स और जुडिशियल मेंबर्स जो भी जजेस थे, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एक साथ प्रयास करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेंबर्स ऑफ द बार है, लॉयर्स है, उन पर परिणाम ये होगा कि शायद उनका अपॉइंटमेंट कम होगा। तो जो ये पूरा जो बार था वो गया नेचुरली कोर्ट में कि ऐसे कैसे, जुडिशरी में उनको ऑलरेडी कोटा दिया गया है, और जो आर्टिकल 233 पार्ट 2 कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो बार से होगी। जब ऐसे कहा गया है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो टेकिंग कंसिडरेशन पूरा ये सारी बातें लेके और पुराने जजमेंट्स लेके, और इसमें एक विजय कुमार मिश्रा का जजमेंट था, उसको ओवररूल करके ये पूरा क्लैरिटी किया गया कि जब मेंबर्स ऑफ द बार की डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंटमेंट होगी और जो कोटा दिया होगा उसमें जो जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे, मतलब जो ऑलरेडी जुडिशरी में है, वो मैरिड और सिक्योर जो उनका सीनियोरिटी है वो अपने कोटे में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द बार मेंबर्स विद द एडवोकेट्स। तो एडवोकेट फ्रेटर्निटी से होते हुए कहना चाहूंगी कि ये जजमेंट काफी अच्छा जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि जो मैंने चैट में भी एक लाइन डाली है कि बार से
मतलब जो मेंबर्स ऑफ द बार है वहां से जजेस की अपॉइंटमेंट होना क्यों जरूरी है। तो समवेयर द जजमेंट इज फेवरिंग द आवर फ्रेटर्निटी ऑफ द लॉयर्स एंड इट इज टेलिंग कि बार से भी जो लॉयर्स है उनको जजेस बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस, वाइड उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है एंड दे आर अपीयरिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स एंड दे मे हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एज वेल। तो दिस जजमेंट मतलब ये